लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर रिवीजन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर पूरा क्लास में खत्म। बहुत तेजी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ चलो, ये रिवीजन नहीं भैया, रैपिड फायर रिवीजन मतलब जिसकी पूरी एनसीईआरटी, उस चैप्टर की एनसीईआरटी पूरा पढ़ा होगा, तैयार होगा, उसी के लिए है। ये कहो कि इसको पढ़ के हम नोट्स बना ले या कुछ सीख ले तो सीख नहीं पाओगे। ये किसके लिए? जो पहले से ही सीख चुका है। चैप्टर हमने खत्म कर दिया क्लास में। अब देखना, जब भी वीडियो देखना तुम्हारा बिल्कुल आराम से कुछ ही मिनटों में क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है हम किसी से पैदा हुए, हम पुनः किसी को, हम किसी से प्रोड्यूस हुए, हम पुनः किसी को प्रोड्यूस करेंगे। दो टाइप के थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें एक पेरेंट से अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल ह्यूमन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो होता है ये बेबी पेरेंट्स। बेबी पेरेंट्स मतलब बच्चे देता है। ओबी पेरेंट्स वाले क्या होते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन हम ओबी पेरेंट्स नहीं होते। ह्यूमन क्या होता है, बेबी पेरेंट्स होता है। उसके बाद पूरा एक हमने समराइज कर दिया था पूरा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट, पहले क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनाने के प्रोसेस को पहला स्टेप जो होता है, स्टेप वाइज हमारा टारगेट क्या है, कुल मिला जुला के बेबी को प्रोड्यूस कर देना, बच्चा पैदा कर देना। हाँ तो टारगेट है वहां तक पहुंचना। उसके लिए बहुत सारे इवेंट आते हैं, बीच में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट आते हैं। तो देखना ये सब रिप्रोडक्टिव जो इवेंट हो रहा है, जैसे गैमीट का बनना, ये प्यूबर्टी पे, आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें स्टार्ट होता है। हाँ चलो बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने बताया था गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट का बनना। अब गैमीटोजेनेसिस दो टाइप के हो सकते हैं। गैमीट मतलब मेल गैमीट, अगर स्पर्म बनेगा तो उसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल गैमीट ओवम बनेगा तो उसे बोलेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ओल्ड स्टेज में भी होता है, लेकिन oogenesis जो होता है जनरली ओवम का बनना जो होता है 50 साल की स्टेज में क्या हो जाता है, सीज हो जाता है फीमेल में। 50 साल के बाद ओवम नहीं बनता। अब उसके बाद बात किया था गैमीट, गैमीट बन गया है। अब क्या कराएंगे, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन दूसरा स्टेप है। मेल और फीमेल में गैमीट बन गया था। उसके बाद बताएंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, फीमेल नहीं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जेनिटल ट्रैक्ट में मेल गैमीट का जाना, इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप था फर्टिलाइजेशन। और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, उसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। चौथा स्टेप था, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तो चौथा स्टेप था क्लीवेज। लगातार इसमें क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा और क्या बना देगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट पांचवा स्टेप इसके बाद आएगा। ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन के वॉल पे जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इसे बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद अगला स्टेप था, इसमें क्या होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसे जेस्टेशन बोले थे। अगला स्टेप क्या है, जेस्टेशन है। उसके बाद जो होगा बेबी तैयार हो गया, उसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। उसको क्या, डिलीवरी होने के बाद डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं इतनी बात एकदम इतना है, ये है पूरा बेसिक, ये हमने बात कर लिया था। अब आओ चैप्टर में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो उसमें जो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस आता है। उसके बाद जो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ जो होता है इसमें एसेसरी डक्ट होते हैं। एसेसरी डक्ट में कौन आएगा, रीटी टेस्टिस आएगा, वासा इफरेंसिया आएगा। उसके बाद जो होता है रीटी टेस्टिस हो गया, वासा इफरेंसिया हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ये सब आएंगे किसमें, एसेसरी डक्ट में। इसमें एसेसरी ग्लैंड भी पाया जाता है। एसेसरी ग्लैंड जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गया, पेयर में पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सिंगल पाया जाता है। उसके बाद जो हो गया ये जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ये भी क्या होते हैं, पेयर में पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया पाया जाता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखे उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। जैसे पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया। अब बात कर लेते हैं टेस्टिस पे। किसके बात कर लेते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है, टेस्टिस जो होता है इसका शेप जो ये जो होता है प्राइमरी, पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। देखना भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो गैमीट बनवाए, ऐसा ऑर्गन जो गैमीट बनवाए उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जैसे मेल में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरी हो गया। अब उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो उस गैमीट को ट्रांसफर करने में मदद करे, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जैसे फीमेल में वो फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट है, वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल में क्या हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वासर डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, पेनिस हो गया। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हमने बताया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के बाद दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मेल में जो होता है दाढ़ी का आना, मोछ का आना, एक्सियल हेयर का आना, ये, और उसके बाद जो होता है आवाज का डीप होना। उसके बाद ये सब क्या होते हैं,
सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं। क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है। उसके बाद फीमेल में क्या होता है? फीमेल में मेमरी ग्लैंड हो गया, उसके बाद जो होता है मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ये क्या होता है? सेकेंडरी। प्यूबिक हेयर का आना, एक्साइल हेयर का आना, ये क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। अब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पहले क्या देखेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जो होता है, ये जो होता है एक पाउच में पाया जाता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है, एक पाउच में पाया जाता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है टेंपरेचर मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी के टेंपरेचर से, नॉर्मल बॉडी के टेंपरेचर से कितना कम कर देता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर क्या कर देता है? कम कर देता है, ताकि वहां स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो सके। ये जरूरी है, इसका टेंपरेचर कम होना जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्या है? जरूरी है। अब टेस्टिस की बात करते हैं तो इसका शेप जो होता है ओवल शेप का होता है, इसका शेप जो होता है ओवल शेप का होता है, इसका लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसकी विड्थ जो होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और ये जो होता है ओवल शेप का होता है। किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। अगर इसका हम एलएस काट के देखें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट के देखें, तो हम देखते हैं, हमने देखा था टेस्टिस जो होता है 3 लेयर से कवरिंग होती है। कितनी लेयर से कवरिंग होती है? 3 लेयर से कवरिंग होती है। सबसे पहला लेयर था ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकंड वाला लेयर था ट्यूनिका एल्बिजिनिया, थर्ड वाला लेयर था ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या था? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये सब तीनों लेयर मिलकर क्या बनाते थे? डेंस कवरिंग बनाते थे। उसके बाद हम जानते हैं टेस्टिस जो होता है, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए गए थे। कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट पाए गए थे। उस कंपार्टमेंट को नाम दिया था टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दिया गया था। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। कितने? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुले थे रीटी टेस्टिस आगे चल के खुला था वासा इफ्रेंसिया किसमें खुलेगा? एपिडिडाइमिस। यहाँ कैपेट था, यहाँ कार्पस था, उसके बाद यहाँ कॉडा एपिडिडाइमिस था, उसके बाद ये किसमें खुल जाएगा? वासा डिफरेंस जो है, ये वासा डिफरेंस एब्डोमेन की तरफ चढ़ रहा है, असेंड कर रहा है एब्डोमेन की तरफ, और ये लूप बनाया था यूरिनरी ब्लैडर पे। क्या बनाया था? लूपिंग बनाया था, यूरिनरी ब्लैडर पे लूपिंग बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो टेस्टिस से क्या, टेस्टिस के अंदर क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनता है? किसकी फॉर्मेशन होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही फॉर्मेशन होता है। किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही फॉर्मेशन होता है स्पर्म का फॉर्मेशन एक्चुअल कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। अब देख लेते हैं स्पर्म का ट्रांसफर। तो ये टेस्टिस था। क्या था? टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म टेस्टिस से कहां बना? और देखते हैं ट्रांसफर बात करते हैं। हमने ट्रांसफर पे बात किया था, कहां से ट्रांसफर होगा? रीटी टेस्टिस, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, रीटी टेस्टिस में जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस, उसके बाद कहां जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस से ऐसे क्या निकला था? एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंस, यहाँ वासा डिफरेंस था और यहाँ सेमाइनल वेसिकल था। इसके दोनों डक्ट खुल गए थे एजेकुलेटरी डक्ट में। एजेकुलेटरी डक्ट यहाँ था और यहाँ क्या था? यूरिनरी ब्लैडर। ये दोनों खुल जाएंगे किसमें? यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा पेनिस द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये यूरेथ्रा जो होता है स्पर्म सीमेन को भी निकालता है, और यही इसी यूरेथ्रा द्वारा क्या निकलते हैं? यूरिन भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यूरिन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और ट्रांसफर पे बात कर ले तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रीटी टेस्टिस द्वारा कहां चला जाएगा? वासा इफ्रेंसिया द्वारा एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, उसके बाद एजेकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा द्वारा क्या हो जाएगा? सीमेन बाहर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, टेस्टिस का देखना, एलएस नहीं काटा जाता, उसका टेस्टिस का जो होता है एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा जाता है, जबकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है। जब हमने देखा था इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा था तो उसमें 2 टाइप के सेल लाइनिंग बना रहे थे, इनर लाइनिंग 2 टाइप के सेल बना रहे थे। एक था मेल जर्म सेल था, एक था सर्टोली सेल था। मेल जर्म सेल में मियोसिस के दौरान वो मेल गैमीट स्पर्म बना ले रहा था, जबकि सर्टोली सेल जो होता था, अब उसमें सर्टोली सेल में क्या होता था? जब स्पर्म बनने के बाद क्या होता था? स्पर्म बनने के बाद सेल जाकर आकर यहाँ पर क्या हो जाता था? अटैच हो जाता था। इस सेल का स्पर्म का हेड जो होता था आकर सर्टोली सेल में अटैच हो जाता था, और सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करता था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता था। ये क्या करता था? टेस्टोस्टेरोन को क्या कर देता है? गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट करता है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को। उसके बाद दो अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो इसमें जो होता है इसके दो सर्टोली, ये जो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसके आउटसाइड जो होता है कुछ स्पेस पाया जाता है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस पाया गया था उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। उसमें सेल पाया गया था उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे, लेडिक सेल बोलेंगे। लेडिक सेल जो होता है ये प्रोड्यूस करता था एंड्रोजन, जिसे क्या बोलते थे? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। अगर हम अब बात करें मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें, मेल में एसेसरी ग्लैंड 3 पाया गया था, सेमाइनल वेसिकल पाया गया था, उसके बाद प्रोस्टेट पाया गया था, उसके बाद क्या पाया गया था? बल्बो यूरेथ्रल पाया गया था। अगर सेमाइनल वेसिकल की बात
बात करें तो ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ये जो होता है 60% ये अच्छा सीमेन जो होता है पूरा बना होता है स्पर्म से और सेमाइनल प्लाज्मा से। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड होता है, तीनों ग्लैंड मिलकर जो कुछ सीक्रेट करते हैं उसे सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें स्पर्म मिला देंगे, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, जो सीमेन जो निकलता है। अगर सेमाइनल वेसाइकल की बात करें तो सेमाइनल वेसाइकल जो होता है अपना 60% ऑफ सीमेन, 60% ऑफ सीमेन कौन होता है, सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन 60% ऑफ सीमेन बनाता है। उसके बाद जो होता है ये सीक्रेट करता है, फ्रक्टोज सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। इसका जो सिक्रीशन होता है एल्कलाइन होता है, उसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, जिससे वो मोटिलिटी में मदद करेगा। किसके, एनर्जी का जरिया बनेगा, किसके लिए, एनर्जी का जरिया बनेगा स्पर्म के लिए, स्पर्म के मोटिलिटी के लिए, स्पर्म के एक्टिविटी के लिए क्या बनेगा, एनर्जी का सोर्स बनेगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें एंजाइम भी पाया जाता है, हार्मोन भी पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है सिंगल होता है। ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये भी कुछ सीक्रेट करते हैं। इनके सीक्रेशन में कैल्शियम पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी में मदद करता है। ये 25% ऑफ सीमेन होते हैं। उसके बाद लास्ट वाला क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस, जो मदद करता है, लुब्रिकेट करता है पेनिस को। किसको लुब्रिकेट करता है, पेनिस को करता है। पेनिस पे बात कर लेते हैं तो पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। इसमें जो होता है दो टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जो इरेक्शन, पेनिस के इरेक्शन में मदद करते हैं। और ये इरेक्शन पेनिस का इरेक्शन मदद करता है, इंसेमिनेशन में मदद करता है। उसके बाद जो होता है दो डॉर्सल, मैंने बताया था, दो डॉर्सल, दो टाइप के जो टिश्यू पाए जाते हैं, उनकी नंबर 3 होती है। दो डॉर्सल पाए जाते हैं, एक वेंट्रल पाया जाता है। डॉर्सल वाले को बोला जाता है कॉर्पस कैवर्नोसा बोला जाता है, वेंट्रल वाले को बोला जाता है कॉर्पस स्पोंजियोसम बोला जाता है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस में मदद करते हैं। इरेक्शन ऑफ पेनिस कब होता है, जब ब्लड की एंट्री होती है। ब्लड की एंट्री होती है तो क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। इतनी ये बात हो गई थी पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कौन आता है, पेयर ऑफ, अच्छा ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए कहां जाते हैं, पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करते हैं तो उसमें पेयर ऑफ ओवरी पाया जाता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट पाया जाता है, एक यूट्रस पाया जाता है, एक सर्विक्स पाया जाता है, एक वेजाइना पाया जाता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पाया जाता है। अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले बात करें अगर बात करें ये सब, ये जो हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा और ये मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर, ये मेमरी ग्लैंड के साथ इंटीग्रेट होते हैं। मतलब आपस में साझा करते हैं, हाँ, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। और ये मिलकर दोनों लोग, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेमरी ग्लैंड मिलकर सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब ओवम का बनना, ओवम का निकलना, इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो होता है ओव्यूलेशन के बाद ये सपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, बर्थ को सपोर्ट करते हैं, चाइल्ड केयर को सपोर्ट करते हैं। अगर हम ओवरी पे बात करें तो ओवरी जो होता है वो क्या होता है, पेयर होता है। ये जो होता है फीमेल सेक्स, ये जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब यही गैमीट बना रहा और ये सीक्रेट, ये प्रोड्यूस करता है ओवम को प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। उस स्टेरॉइड हार्मोन को क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। इनका पोजीशन जो होता है लोअर एब्डोमेन बोल दो या अपर पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है ओवरी जो होता है, ये किससे, ओवरी जो होता है ये इसका शेप जो होता है एलमंड शेप का होता है। ये जो होता है इसका साइज जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ओवरी जो होता है अटैच होता है यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। और ये जो होता है पेल्विक वॉल से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ पेरिटोनियम से क्या होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है। ओवरी में जो होता है थिन एपिथेलियम की कवरिंग पाई जाती है। थिन एपिथेलियम की कवरिंग जो होती है, ये ओवरी जो होता है कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर अप होता है। इसके अंदर जो भी पाया जाता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा था हमने। स्ट्रोमा को दो भागों, कौन कौन से भाग थे, आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोला था, इनर वाले को क्या बोला था, मेडुला बोला था। इनर वाले क्या बोला था, मेडुला बोला था। अब बात करते हैं इनफंडिबुलम की, बात कर लेते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब, तुम्हारा ओवरी क्या हो गया, खत्म हो गया। इनफंडी अगर बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब, या उसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। इसका साइज जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये जो होता है इसमें 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है। उसके बाद क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है। इनफंडिबुलम जो होता है फनल शेप का होता है। ये जो होता है ओवरी के क्लोजर टू ओवरी के पास पाया जाता है। इनमें इनका एज जो होता है, इनके एज में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिम्बरी बोला जाता है। फिम्बरी जो होता है ओवम को कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम गिरता है उसको कौन कलेक्ट करता है, फिम्बरी कलेक्ट करता है, एम्पुला की तरफ भेज देता है। उसके बाद एम्पुला जो होता है वाइडर पार्ट को क्या बोला था, एम्पुला बोला था। इस्थमस जो होता है ये नैरो होता है। उसके बाद नैरो ल्यूमेन होता है और ये ज्वाइन किया था यूट्रस। किसको ज्वाइन किया था, यूट्रस की ज्वाइन किया था। अब यूट्रस पे अगर बात कर लेते हैं तो देखना भैया, यूट्रस जो होता है वो इसे मेट्रा भी बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद जो होता है यूट्रस में जो होता है 3 लेयर यूट्रस जो होता है ये जो होता है सिंगल होता है और किस शेप का था, इन्वर्टेड पियर शेप का था। ये जो होता है इसमें 3 लेयर होता है। आउटर वाला थिन मेम्ब्रेनस होता है जिसे पेरिटोनियम बोलते हैं। मिडिल वाला जो होता है ये थिक होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट और लास्ट वाला इनर वाला जो होता है एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसे क्या होता है, वो ग्लैंडुलर होता है। क्या होता है, ग्लैंडुलर होता है और लाइनिंग बनाता है यूट्रस की। क्या करता है, इनर वाली लाइनिंग बनाता है। अब अगर बात करें कि अगर
जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में। उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंज होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है। किसमें होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। उसके बाद हम बात करें यूट्रस जो होता है ओपन हो जाता है, ओपन होता है वेजाइना में। ओपन होता है कहां? वेजाइना में। किसकी मदद से? सर्वाइकल कैनाल की मदद से। अब देखना सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूट्रस के बाद बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पे बात करेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में हमने मॉन्स प्यूबिस बताया था, लैबिया माइजोरा बताया था, लैबिया माइनोरा बताया था, हाइमेन बताया था, क्लाइटोरिस बताया था। सुनना, लैबिया मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू के कुशन होते हैं, तकिए नुमा होते हैं, मतलब गुलगुल मुलायम होते हैं। उसके बाद जो होता है ये कवर्ड बाय स्किन, स्किन द्वारा कवर्ड होते हैं और प्यूबिक हेयर द्वारा कवर्ड होते हैं। उसके बाद जो होता है यहाँ वेजाइना के चारों तरफ क्या पाया गया था? लैबिया माइजोरा पाया गया था। लैबिया माइजोरा जो होता फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू था, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू था। ये जो होता कवर अप करता था वेजाइनल ओपनिंग को, क्या करता था? कवर अप करता था। उसके अंदर लैबिया माइजोरा के अंदर जो होता है पेयर्ड ऑफ फोल्ड टिश्यू पाया जा रहा था, जिसे लैबिया माइनोरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लैबिया माइनोरा बोला जाता है। लैबिया माइनोरा किसके अंदर पाया जाता है? लैबिया माइजोरा के अंदर पाया जाता है। अगर बात करें क्लाइटोरिस की बात करें, क्लाइटोरिस यहाँ हमने बताया था बीच में वेजाइना जहाँ होता है यहाँ ऐसे पूरा बनाया था, यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर पाया जाता है, वेजाइनल ओपनिंग नीचे पाया जाता है। उसके बाद जहां लैबिया माइनोरा, दो लैबिया माइनोरा आपस में फ्यूज हो रहे थे, उसके जंक्शन पे पाया जाता है क्या? एक टाइनी मतलब छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्लाइटोरिस बोला जाता है। क्लाइटोरिस कहां पाया जाता है? जंक्शन ऑफ अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा, या बोल दो एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद हमने हाइमन की बात किया था। हाइमन जो होता है पार्शियली कवर अप करता है, फीमेल को कवर अप करता है। हाइमन जो होता है फर्स्ट क्वाइटस के दौरान रप्चर हो सकता है फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ये रप्चर, कुछ फीमेल में जो होता है फर्स्ट क्वाइटस के दौरान भी रप्चर नहीं होता। ये जो होता है जनरली रप्चर हो जाता है बिना क्वाइटस के, साइक्लिंग से हो गया, राइडिंग से हो गया, इंसर्शन वेजाइनल टेम्पन इंसर्ट करने से हो गया, उसके बाद जो हो गया राइडिंग से हो गया, साइक्लिंग से हो गया, सडन जॉल्ट धक्का लगने से हो गया। उसके बाद कई सारे तरीके होते हैं इसके टूटने के। तो हाइमेन का पाया जाना, ये आप हाइमेन के पाए जाने या ना पाए जाने की वजह से ये नहीं बता सकते कि ओमेन वर्जिन है या फिर उसके पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। तो हाइमेन देखकर ये प्रेजेंस या ऑप्शन से ये आप नहीं बता सकते। उसके बाद बात किए थे मेमोरी ग्लैंड जो होता है पेयर्ड होता है। ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फीमेल में भी पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है, लेकिन मेल में रूडिमेंट्री होता है, कोई फंक्शनल नहीं होता। जबकि फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। सभी ऑल मैमल और जितने भी फीमेल मैमल होते हैं वो सब में क्या होता है? वो फंक्शनल होता है। इसके बाद ये पेयर्ड पाया जाता है। इसमें जो होता है ये बने होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और किसी बने होते हैं फैट के बने होते हैं। इसमें जो होता है सबसे पहले देखो दो मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, ब्रेस्ट पाया जाता है। हर एक मेमोरी ग्लैंड में जो होता है 15 से 20 कंपार्टमेंट पाया जाता है, 15 से 20 लोब पाया जाता है, जिसे मेमोरी लोब कहते हैं। हर एक लोब में जो होता है ढेर सारे क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई पाया जाता है। एल्वुलाई क्या होता है? उसमें जो होता है इसी में मिल्क का फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, इसी में मिल्क का फॉर्मेशन होता है और स्टोर होता है। एल्वुलाई जो होता है खुल जाता है। एल्वुलाई किसमें खुलता है? मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलता है। मेमोरी ट्यूब्यूल मेमोरी डक्ट में खुलता है। मेमोरी डक्ट किसमें खुल जाता है? मेमोरी एम्पुला में खुल जाता है। मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में खुल जाता है। लैक्टिफेरस डक्ट से बच्चा क्या कर लेता है? सक कर लेता है। यहाँ पाया जाता है एरोला पाया जाता है, इसके स्किन को एरोला बोले थे। उसके बाद यहाँ डार्क पिगमेंटेड कलर डार्क पिगमेंट पाया गया था, इसलिए यहाँ का कलर क्या होता है? डार्क होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ अब उसका स्ट्रक्चर में हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर जो था वो किससे अटैच था? वो वहाँ पेक्टोरल मेजर मसल्स पाया गया था। और उसके बाद कट सेक्शन ऑफ रिब्स हमें दिखाया गया था डायग्राम में, कट सेक्शन ऑफ रिब्स का पाया गया था। उसके बाद वहाँ जो होता है दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उसे इंटरकॉस्टल मसल्स बोला गया था। क्या बोला गया था? इंटरकॉस्टल मसल्स। देखना अब एक बार फिर स्टेप की बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब के अंदर जो होता है वो एल्वुलाई होगा। एल्वुलाई से डक्ट निकलेगा, एल्वुलाई से जो पाइप निकलेगा उस डायरेक्ट पाइप निकलेगा उसे मेमोरी ट्यूब्यूल, ढेर सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर आपस में मेमोरी डक्ट बनाते हैं। ढेर सारे मेमोरी डक्ट मिलकर मेमोरी एम्पुला को ज्वाइन करते हैं और ढेर सारे मेमोरी एम्पुला खुल जाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में। वहां से बच्चा क्या कर लेता है? सक्ड आउट, मिल्क को क्या कर लेता है? सक्ड आउट कर लेता है। अब गैमेटोजेनेसिस पे बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो होता है गैमेटोजेनेसिस कहां होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां गैमीट का फॉर्मेशन हो। गैमीट का फॉर्मेशन मेल में जो होता है टेस्टिस में होता है, फीमेल में जो होता है ओवरी में होता है। अगर हम बात करें टेस्टिस में स्पर्म बनता है, ओवरी में क्या बनता है? ओवम या सेकेंडरी oocyte उसको बोला जाता है, वो बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है? इमैच्योर जर्म सेल होता है जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया इसमें तीन स्टेप में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ, दूसरा क्या है? ग्रोथ है, तीसरा है मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? ये जो होगा स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल क्या होगा? लगातार डिवाइड करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे? उनमें ग्रोथ हो जाएगा, वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये डिवाइड कर रहा होगा तो इसे मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। जब ये ग्रोथ कर जाएगा तो उसे ग्रोथ फेज बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। और दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ये डिप्लॉइड थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मियोसिस फर्स्ट के बाद दो
जो इक्वल हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे 23 क्रोमोसोम वाले। अब क्या होगा, उसे बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस सेकंड और बना लेंगे 4 सेल। 2 सेल से कितने बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे स्पर्मेटिड के। ये चारों स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि इमैच्योर सेल से स्पर्म का बनना ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में रोल होता है एफएसएच का। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल में क्या कर जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, उससे नरिशमेंट लेता है। उसके बाद जो होता है एटलीस्ट क्या होता है, अल्टीमेटली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है, स्पर्म के ट्रांसफर को बोला जाता है, स्पर्म को ट्रांसफर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। अब आप हार्मोनल रेगुलेशन की बात कर लें, स्पर्मेटोजेनेसिस पे हार्मोनल रेगुलेशन की अगर बात करते हैं तो हार्मोनल रेगुलेशन की अगर बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है। जब क्या हो जाता है, हमारे अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का पार्ट वो क्या करेगा, जीएनआरएच निकालेगा और जीएनआरएच काम करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन निकालेगा, एलएच और एफएसएच। एलएच काम करेगा लेडिक सेल पे, एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पे। एलएच जो होगा लेडिक सेल पे काम करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और कहेगा भैया तुम निकालो एंड्रोजन या उसको क्या बोलते सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है हमारा, मेलनेस कौन डिसाइड करता है, एंड्रोजन डिसाइड करता है। ये सर्टोली सेल पे, एफएसएच कहां काम करता है, सर्टोली सेल पे, और ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, यहां से निगेटिव मैसेज जाता है, किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा सकता है। और किसके पास जा सकता है, ये एंटीरियर और सीधा हाइपोथैलेमस के पास जा सकता है। किसके पास जा सकता है, हाइपोथैलेमस के पास जा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सबसे पहली बात स्पर्म छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये जो होते हैं छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 पार्ट पाया जाता है, हेड पाया जाता है, नेक पाया जाता है, उसके बाद मिडिल पीस पाया जाता है, टेल पाया जाता है। हेड में जो 2 साइड होते हैं, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर साइड कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें क्या होता है, फ्लूइड ये जो होता है, इसमें कुछ एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, एंजाइम फिल्ड होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, स्पर्म लाइसिन बोला जाता है। जो स्पर्म की लाइसिस कराए एंजाइम होता है, ये इसका नाम देते हैं, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं एक्ट्रोसोम। उसमें एंजाइम भरा होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर साइड इसका इलोंगेटेड हैप्लॉइड क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है पोस्टीरियर साइड हेड के। उसके बाद नेक पे बात करें तो नेक पे 2 सेंट्रियोल पाया जाता है, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से एक पूरा एक्सियल फिलामेंट कहां से निकला होता है, पूरा यहां टेल तक गया होता है, एक्सियल फिलामेंट वो निकला होता है डिस्टल सेंट्रियोल से निकला होता है। उसके बाद मिडिल पीस में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये टेल को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे टेल में मूवमेंट हो जाए, और मूवमेंट होगा तभी क्या होगा, उसका स्विमिंग होगा, और स्विमिंग जरूरी है फर्टिलिटी के लिए। स्विमिंग जरूरी है फर्टिलिटी के लिए। अगर इसमें बात करें मिडिल पीस के बाद क्या आता है, टेल आता है। मिडिल पीस के बाद क्या आता है, टेल आता है। एक नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल एजुकेशन एक क्वार्टस के दौरान एजुकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन पर एजुकुलेशन। हाँ, एजुकुलेट करता है पर क्वार्टस। एक क्वार्टस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म एजुकुलेट करता है। उसमें से जो होता है 60% स्पर्म जो होता है नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। इसी 60% में जो होता है 40% के पास क्या होता है, बिगेस्ट मोटिलिटी होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें, ये जो होता है एंड्रोजन का ये जो होता है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस का सीक्रेशन हो गया, वासा डिफरेंस का सीक्रेशन हो गया, एपिडिडाइमिस का सीक्रेशन हो गया, वासा डिफरेंस का सीक्रेशन हो गया। उसके बाद जो हो गया सेमाइनल वेसिकल का हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब का सीक्रेशन जो होता है जरूरी होता है स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, और स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, और किसके लिए जरूरी होता है, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं एंड्रोजन के जो होता है काम क्या होता है। एंड्रोजन जो होता है ये क्या कराता है, ये पहली बात तो स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन के 2 काम हमने बताए थे। एक जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करना, स्टिमुलेट करना। दूसरा ये काम होता है फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड के फंक्शन को भी कौन कंट्रोल करता है, मेंटेन कौन करता है, एंड्रोजन मेंटेन करता है। अब ये बात हो गई थी मेल पे। अब बात करते हैं oogenesis पे बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, oogenesis मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। क्योंकि ये जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है कहां, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टी। लेकिन ये जो होता है oogenesis जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। जब बच्ची एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका हो रहा होता तभी oogenesis क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं oogenesis तो oogenesis में यहाँ स्पर्मेटोगोनिया था मेल में, यहाँ oogonia होता है। क्या होता है, यहाँ क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, oogonia बहुत तेजी से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बहुत तेजी से डिवाइड करता है, बहुत सारी संख्या में बन जाते हैं। लेकिन बर्थ आते आते क्या होता है, बर्थ आते हमने पूरा नंबर बताया था लेकिन वो सब बकवास है। बर्थ आते आते क्या होता है, बर्थ आते आते इनकी संख्या बहुत, oogonia की संख्या जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बहुत बन जाती है। उसके बाद बर्थ आते आते ये डिजनरेट हो जाती है, और जब
जब बंदी प्यूबर्टी पे चली जाती है, प्यूबर्टी पे वो बच्ची चली जाएगी तो क्या होगा, प्यूबर्टी में और संख्या इसका क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। प्यूबर्टी में जो होता बनता तो 6 से 7 मिलियन है, लेकिन बचता कितना है प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी पे ये बचता कितना है, सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, और सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और सब क्या हो जाते हैं, प्यूबर्टी पे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात कर लें तो इस पर ये जो होता ऊगोनिया था, ऊगोनिया में होगा, ऊगोनिया पहले 3 फेज में, इसमें भी 3 फेज होता, पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर ग्रोथ करेगा, फिर मैचुरेशन आएगा। ये ऊगोनिया में क्या होता है, ऊगोनिया लगातार पहले डिवाइड करेगा, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोसिस द्वारा डिवाइड करेगा, मियोसिस नहीं। हाँ, तो अभी 46 क्रोमोसोम है। उसके बाद इसमें जब ये डिवाइड करके कुछ सेल इसके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कुछ सेल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इसे प्राइमरी oocyte बोलेंगे। प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फर्स्ट में बहुत सारे स्टेप होते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले प्रोफेज फर्स्ट होगा, प्रोफेज फर्स्ट में आकर सस्पेंड हो जाते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, ये आके अरेस्ट हो जाते हैं। जब वो फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचेगी तब इनका प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस में प्राइमरी oocyte में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस जो होता है अनइक्वल होता है। अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट कब टूटेगा, कब उससे आगे बढ़ेगा, जब फीमेल कहां पहुंच जाएगी, प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगी। प्रोफेज फर्स्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट में साइटोकाइनेसिस जो होगा क्या होगा, अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल सेल बन रहे थे, इनमें अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक सेल बड़ा बनेगा, एक सेल छोटा बनेगा। बड़े वाले सेल को सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, छोटे वाले सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। ये बना क्यों है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट भी हो सकता है, आगे चल के डिवाइड भी कर सकता है, लेकिन ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनने का रीजन ये था क्योंकि क्रोमोसोम हमें बैलेंस करना था। अभी 46 क्रोमोसोम थे, इसमें 46 क्रोमोसोम थे, अब इसको 23 करना था क्योंकि फीमेल वाला पापा से 23 आएगा, उसके बाद मम्मी से 23 जाएगा, तभी तो 46 होगा। अब उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड क्या हो जाता है, उसके बाद ये आके मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज सेकंड तभी टूटेगा, उससे प्रोसेस आगे तभी बढ़ेगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी उससे प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, ओवम और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या होता है इसमें क्या होता है, मियोसिस सेकंड क्या हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में क्या होती है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्या बना लेता है, ओवम बना लेता है। ओवम स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ओवम स्पर्म फ्यूज हो गए, अब क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी oocyte जो बना था, इसके चारों तरफ जो होता है कुछ फॉलिकल सेल आकर अटैच हो जाते हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, ग्रेनुलोसा, इसके प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कौन से सेल, ग्रेनुलोसा सेल आकर अटैच हो गए थे। ग्रेनुलोसा सेल बोल दो या फॉलिक्यूलर सेल बोल दो, आकर अटैच हो गए थे। अब इसका स्ट्रक्चर का हमने क्या नाम दिया था, अब इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल है इसका क्या नाम दिया था, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या है प्राइमरी फॉलिकल, अब ये क्या होता है, इसी में डेवलपमेंट होता है। ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो होगा, ये जो होगा नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा ग्रेनुलोसा लेयर क्या हो जाएगा, अभी एक लेयर होता है, उसके बाद ग्रेनुलोसा लेयर बढ़ जाते हैं और उसके बाद एक नया थीका का फॉर्मेशन हो जाता है, नए थीका का चारों तरफ फॉर्मेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में जो होता है मोर कुछ सेल क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल डीजेनरेट होते हैं और सिक्रेटरी हो जाते हैं और कुछ सिक्रेट करने लगते हैं और ये कैविटी बनाते हैं। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या सीक्रेट करते हैं, नरिशिंग फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जो नरिश दे oocyte को, नरिशमेंट करे oocyte को। अब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम बोला जाता है। ये पाया जाता है टर्सरी फॉलिकल में। किसमें पाया जाता है, टर्सरी फॉलिकल में पाया जाता है। और टर्सरी फॉलिकल में एक और होता है, यहाँ एक थीका पाया गया था सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में ये थीका जो सेकेंडरी फॉलिकल में एक था, टर्सरी फॉलिकल में दो में कन्वर्ट हो जाता है। एक को बोलते हैं आउटर वाले को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, मिडिल अंदर वाले को बोलते हैं क्या, थीका इंटरना। उसके बाद जो होता है इसमें टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, जो होता है सेकेंडरी, अभी ये होता है प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट क्या हो गई है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो होता है अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट करता है, सेकेंडरी oocyte एक लेयर सिक्रीट करता है, उसे बोलते हैं जोना पेलिसुडा बोलते हैं। अब जोना पेलिसुडा किसमें दिखाई देगा, जोना पेलिसुडा पाया जाएगा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है रप्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte बाहर और ये जो बचे हुए ग्रेफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम में हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है ये सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte जो होता है, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर जो होता क्या होता है, उसके ऊपर जो होता है जोना पेलिसुडा होता है। जोना पेलिसुडा जो होता है एसेल्युलर होता है, वो सेल का नहीं होता, सेल का नहीं बना होता, सेल का प्रोडक्ट होता है। जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रीबिटलाइन स्पेस कहा जाता है। उसके चारों तरफ, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल पाया जाता है, जिसे सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा भी कहा जाता है। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा जो है ग्रेनुलोसा सेल ही है। क्या है, ग्रेनुलोसा सेल ही है। अब बात करते हैं, ये बात हो गई हमारी पूरी किस पे, ये बात हो गई सेकेंडरी oocyte
निकल गई। ये बात हो गई हमारी oogenesis पे। स्ट्रक्चर द्वारा भी हमने बात कर लिया था, हमने ऐसे लिखा भी दिया था। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस पर बात करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात करते हैं। तो भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो प्राइमेट के जो सभी फीमेल जो होता है, प्राइमेट फीमेल जो होती है उसमें पाया जाता है। प्राइमेट जैसे हो गया, मंकी हो गया, एप्स हो गया और ह्यूमन बीइंग हो गया, इसमें पाया जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनका टाइम ड्यूरेशन ये जो होता है हर 28 दिन पे, नॉर्मल बात कर रहे हैं एवरेज, हर 28 दिन पे क्या, ये डाटा अलग अलग भी हो सकता है, 28, 29, 24, 25 ये हो सकता है, लेकिन एक अगर एवरेज देखा जाए तो 28 दिन पे क्या होता है, ये साइकिल बार बार रिपीट करती है। क्या करती है? रिपीट करती है। अगर ये जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी कब आती है? 12 से 15 साल के बीच में प्यूबर्टी आती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी पे, इसे बोलते हैं मेनार्की बोलते हैं। उसके बाद जो होता है 50 साल के एज में मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है, इसे बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। अब हमने बताया था। देखो भाई अब एक बात बताना है, यहाँ पर बात ये है ना, इसके बाद जो नए लोग हैं ना उड़ जाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा हम एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बहुत कम लिखा हुआ है। हम यहाँ और पूरा हम सर्जरी करके पढ़ाए हैं, तो अगर समझ पाते हो समझो, हम अपने हिसाब से पढ़ाए हैं। चलो हमने लिखाया था कि हमने लिखा था कि दो टाइप के हार्मोन होते हैं। पहले हम बेसिक पढ़ाए थे ना, उसके बाद आए थे तो बेसिक। अब भाई सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। चलो अब बात करते हैं, अगर पिट्यूटरी हार्मोन हमने बताया था, ओवेरियन हार्मोन बताया था। पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है एलएच और एफएसएच था। ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन था। पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है वो जो होता है एलएच जो होता है ओव्यूलेशन में मदद करवाता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। एफएसएच जो होता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है। अगर हम ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को क्या करता है? बनवाता है, प्रोलिफरेशन करवाता है। उसके बाद इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट कर गिर जाता है, लेकिन यहाँ क्या प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहा है, इसकी थिकनेस को मेंटेन कर रहा है, इसको टूटने नहीं दे रहा है। मतलब क्या है? प्रोजेस्टेरोन जो है अब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो इसी एंडोमेट्रियम में आके कौन आता है? इसी एंडोमेट्रियम में आके जाइगोट एम्ब्रायो क्या होता है? फंस जाता है। इसी अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो एंडोमेट्रियम टूट कर गिर जाएगा, मतलब बच्चा बाहर हो जाएगा। इसका मतलब कौन इसको टूटने से कौन रोक रहा है? प्रोजेस्टेरोन इसको टूटने से रोक रहा है। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? बहुत हाई होगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या टूट कर गिरेगा? यही एंडोमेट्रियम टूट कर गिरेगा। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ना इसको रोकने वाला, इसको टूटने से रोकने वाला नहीं होगा। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम होते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन पे बात करते हैं। तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिलीज करता है एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है। वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल हो रहे थे ना, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, वो कौन करा रहा था? किसके प्रेजेंस में हो रहे थे? एफएसएच। और ये जो ओव्यूलेशन हुआ था, ओव्यूलेशन मतलब सेकेंडरी ओसाइड निकला था और कार्पस ल्यूटियम बना था, वो किसकी प्रेजेंस में होता? वो एलएच कराता है। कौन कराता है? एलएच कराता है। तो एफएसएच जो है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है। जब एफएसएच फॉलिकल बनते रहते हैं, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है, फॉलिक्यूलर सेल रिलीज करते हैं क्या? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन। इसका मतलब हम कह सकते हैं जितना तेजी से, जितना ज्यादा फॉलिकल सेल बनेंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा? एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि फॉलिकल सेल जितना ही बनेंगे उतना ही क्या होगा? एस्ट्रोजन रिलीज होगा। अब बात करते हैं एलएच। एलएच का दो काम है, एक काम है ओव्यूलेशन कराना, दूसरा काम है क्या? ये जो होता है स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम को। किसको स्टिमुलेट करता है? कार्पस ल्यूटियम को। और कार्पस ल्यूटियम से कहता है भैया तुम क्या सिक्रीट करो? मेनली कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन थोड़े अमाउंट में क्या कर सकता है? एस्ट्रोजन भी क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। तो देखो भैया एफएसएच काम करता है फॉलिक्यूलर सेल पे। फॉलिक्यूलर सेल पे मतलब कह सकते हैं फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है, और फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा तो एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होगी? अमाउंट बढ़ेगा। और ये एलएच काम करता है किस पे? ओव्यूलेशन कराता है, और इसको इस काम करता है कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन निकालने के लिए, थोड़े अमाउंट में क्या निकालने के लिए? एस्ट्रोजन निकालने के लिए। उसके बाद हमने बात किया था, सुनो, उसके बाद बात किया था चार्ट पे। किस पे बात किया था? चार्ट पे। पहले हमने ऊपर लिया, हमने बताया था कि जो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो जगह तैयारी उसकी चल रही होती है, एक यूट्रस में तैयारी चल रही होती है, एक ओवरी में तैयारी चल रही होती है। ओवरी में क्या होता है? ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी टर्सरी, उसके बाद 14 डेज पे आकर, अगर 28 दिन की साइकिल है, 14 डेज पे आकर ये क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइड निकल जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम पे। कहां हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में। मेरा मानना, अब आप बात करते हैं, हमने बात किया था ये ओवेरियन इवेंट, उसके बाद यहां लिखा था यूट्रस, यहां लिखा था ओवेरियन इवेंट, यहां लिखा था यूट्रस इवेंट। हां, नीचे सबसे लिखा था यूट्रस इवेंट, यहां ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में क्या लिखा था? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। उसके बाद 14वें दिन टूटा, और उसके बाद क्या होगा? फटेगा तो क्या हो जाएगा? ओसाइड रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइड
रिलीज हो जाएगा, इसे ओव्यूलेशन बोलेंगे। उसके बाद जो होगा कार्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब अगर बात करते हैं ये इस फेज को जहां ओवरी, अगर ओवेरियन इवेंट की बात करते हैं तो इस फेज में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है, इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। यहाँ 14वें दिन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो इसे ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। और यहाँ जो है उसके बाद जो होगा कार्पस ल्यूटियम बन गया तो उसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो ओवेरियन इवेंट में 3 फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओवेरियन इवेंट में 3 फेज आते हैं, फॉलिक्यूलर फेज आता है, ओव्यूलेटरी फेज आता है और ल्यूटियल फेज आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ ओवेरियन हार्मोन में देखते हैं क्या चेंज होता है। अगर यहाँ लगातार डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिक्यूल का, इसका मतलब फॉलिकल क्या सीक्रेट करेगा, फॉलिकल सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन, मतलब एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल फट जाते हैं और सेकेंडरी साइड निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम। इसका मतलब अब एस्ट्रोजन बनाने वाला, एस्ट्रोजन कौन बनाता था, फॉलिक्यूलर से, तो एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन यहाँ सेकंड पीक जो आता है फिर बढ़ जाता है एस्ट्रोजन, हाँ, क्योंकि ये हमने बताया था कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी निकालता है, तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा फिर से सेकंड पीक आता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन की बात करें, फॉलिक्यूलर से प्रोजेस्टेरोन नहीं निकालता तो यहाँ कम है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कौन निकालेगा, कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। इसलिए जैसे देखो कार्पस ल्यूटियम यहाँ प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, देखो प्रोजेस्टेरोन के पीक क्या हो गया, ये देखो प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, एंडोमेट्रियम को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, तो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता, क्योंकि अगर कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का मात्रा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को रोकने वाला कोई बचेगा नहीं, एंडोमेट्रियम टूट कर गिर जाएगा और एंडोमेट्रियम में ही टिका होता है भविष्य का बच्चा, तो वो भी बाहर आ जाएगा। चलो, इसीलिए क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट नहीं होता, कोई भी मेंस्ट्रुएशन इवेंट नहीं होता। अब बात करते थे यूट्रस इवेंट में बात करें तो ओवरी जो है, ओवेरियन डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा तो एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, और एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो पहले 3 से 5 दिन क्या होगा, पहले 5 दिन क्या होगा, और ये एंडोमेट्रियम टूट कर गिरेगा, एस्ट्रोजन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम हो गया है। लेकिन अब देखो फॉलिक्यूलर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम है यूट्रस में, एस्ट्रोजन का काम है यूट्रस का एंडोमेट्रियम बनाना। तो ये देखो एंडोमेट्रियम, यहाँ एस्ट्रोजन फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो यहाँ एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से यहाँ यूट्रस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, यूट्रस बनेगा। हाँ, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं, जब हम यूट्रस बोले मतलब एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज के बाद आते हैं यहाँ कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन, थोड़े अमाउंट में क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन। तो थोड़े अमाउंट में जो एस्ट्रोजन है ये इसका प्रोलिफरेशन भी कराएगा और इसको मेंटेन करेगा, टूटने नहीं देगा, इसकी थिकनेस को प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ फिर टूट जा रहा है, यहाँ फिर टूट जा रहा है, क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जा रहा है। तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कौन निकालेगा, अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम को थिकनेस को मेंटेन कौन करेगा, उसको टूटने, मतलब एंडोमेट्रियम को टूटने, अब क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, तो पिट्यूटरी हार्मोन में यहाँ एफएसएच और एलएच बीच में क्या हो गए थे, पीक पे चले गए थे, कहां चले गए थे, पीक पे चले गए थे। ये हमारी पूरी बात हो गई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अच्छा एक बात देख लो, यूटेराइन इवेंट में कितने फेज, ओवेरियन इवेंट में 3 फेज थे, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। लेकिन इसमें यूटेराइन इवेंट में भी 3 फेज होते हैं, एक होता है मेंस्ट्रुएशन जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, किसका, यूटेराइन मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, यूटेराइन मेम्ब्रेन मतलब एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है। और तीसरा होता है सिक्रीटरी फेज, यहाँ जो होता है प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से एंडोमेट्रियम जो होता है सिक्रीटरी बन जाता है, ग्लैंडुलर बन जाता है, कुछ सिक्रीट करने लगता है, इसीलिए इसको सिक्रीटरी फेज बोला जाता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्या किया, 4 फेज दिया, उसी के हिसाब से हमने लिखा दिया था। मेंस्ट्रुएशन को पहला फेज माना, मेंस्ट्रुएशन जो होता है इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम और इसके ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड क्या हो जाता है, विजाइना द्वारा बाहर आ जाता है। उसके बाद दूसरे पे बात किया है, एक तरफ हमने लिखा था यूटेराइन इवेंट, एक तरफ लिखा था ओवेरियन इवेंट। पहला मेंस्ट्रुएशन किसमें आएगा, यूटेराइन इवेंट में आएगा। अब बात करते हैं दूसरे फेज में बात करते हैं। दूसरे फेज में ये दिया है, दूसरे फेज में दिया प्रोलिफरेटिव फेज, या उसका दूसरा नाम, यहाँ ओवेरियन इवेंट है, दूसरा नाम दे दिया लेकिन एक्चुअल में नहीं है दूसरा नाम। ये इवेंट चल रहा होगा प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेशन हो रहा होगा एंडोमेट्रियम का, ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेशन हो रहा होगा, इसलिए ये है यूटेराइन इवेंट, ये है ओवेरियन इवेंट। तो यूटेराइन इवेंट में क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, इसलिए एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, प्रोलिफरेटिव फेज नाम पड़ा। अब उसके बाद जो होता है इसमें जो होगा, अब इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव का दूसरा नाम फॉलिक्यूलर है। एनसीईआरटी के हिसाब से हमें पता प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के रिस्पांस में बोला गया है, और
इसको किसके अनुसार बोला गया है, इसको जो है फॉलिक्यूलर ओवरी के अनुसार बोला गया। तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चले जाएंगे। उसके बाद तीसरा, ये दूसरा स्टेप हो गया था, तीसरा स्टेप ओव्यूलेटरी था। तीसरा स्टेप क्या था, ओव्यूलेटरी किसमें आएगा, ओवेरियन इवेंट में आएगा। तो ओव्यूलेटरी फेज में हम जानते हैं दोनों एफएसएच एंड एलएच जो होता है पीक पे हो जाते हैं, मिड साइकिल पे क्या होता है, पीक पे हो जाता है और रैपिड सिक्रीशन होता है एलएच का, इसलिए एलएच सर्ज आ जाता है, एलएच सर्ज आ जाता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है और सेकेंडरी oocyte क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सेकेंडरी oocyte बाहर आ गए भैया, हाँ अब देखना सेकेंडरी oocyte बाहर आ गए उसे ओव्यूलेशन बोलेंगे। तो तीसरा फेज हो गया। चौथा फेज देखना, चौथा फेज को बोले थे हम, ये यूट्रस की बात कर रहा है, ये ओवरी की बात कर रहा है। चौथे फेज में आता है भैया, अब क्या आता है चौथे फेज में, सिक्रेटरी, हाँ एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद जो होता है एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम टिश्यू क्या होता है, ग्लैंडुलर हो जाते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लैंडुलर हो जाता है, कुछ ना कुछ सीक्रेशन करने लगते हैं, इसलिए सिक्रेटरी फेज नाम दिया जाता है। सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम होता है, सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होता है भैया, इसे बोला जाता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है भैया, वो जो होता है ग्राफियन फॉलिकल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल जो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग की। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन कर रहा है मतलब ये प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर एंडोमेट्रियम थिकनिंग रहेगी तो आकर इम्प्लांटेशन यहाँ एम्ब्रायो क्या होगा, इम्प्लांट आसानी से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन का कोई भी इवेंट नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। लेकिन मेंस्ट्रुएशन ना आए तो ये नहीं कह सकते हैं कि फीमेल 100% प्रेग्नेंट है, क्योंकि जो होता है मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना आना, कभी कभी पुअर हेल्थ और उसके बाद स्ट्रेस कंडीशन की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता। मेंस्ट्रुएशन कभी कभी क्या होता है, पुअर हेल्थ और कुछ भी बॉडी में थोड़ा बहुत थकान हो गया है, चेंज हो गया, उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन आता है, इसमें आता है इंसेमिनेशन मतलब होता है मेल स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना, उसे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन होने के लिए मेल स्पर्म विजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस पे जाएगा, यूट्रस से कहां चला जाएगा, एम्पुला पे चला जाएगा और यहाँ ओवरी रिलीज करेगा ओवम, और ये ओवम जो है इन्फंडिबुलम से कहां चला जाएगा, एम्पुला पे चला जाएगा, दोनों वहां क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम और स्पर्म का एक साथ एम्पुला में पहुंचना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं बहुत ज्यादा जरूरी, आप बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, तो वहां क्या हो जाएगा, दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये कई सारे स्टेप में होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन के कई स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैपेसिटेशन मतलब होता है मेल स्पर्म जो मेल से आया उसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उसके अंदर कुछ चेंज होता है, मेल स्पर्म के अंदर चेंज को बोलते हैं और उसे एक्टिवेट किया जाता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप है, पहला है कैपेसिटेशन, दूसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब स्पर्म जब यहाँ आता है, यहाँ क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, उसके सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर जोना पेलिसुडा होता है, जोना पेलिसुडा और इसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, प्रीबिटलाइन स्पेस, यहाँ से अलावा कोरोना और रेडिएटा पाया जाता है, मतलब ग्रेनुलोसा सेल पाए जाते हैं। तो स्पर्म आता पहले ग्रेनुलोसा सेल को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, उसके बाद जोना पेलिसुडा को, जैसे स्पर्म जोना पेलिसुडा पे चिपकता है उस वहां सीक्रेट करता है जोना लाइसिन, अब जोना पेलिसुडा को डिसॉल्व करके वो कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, किससे फ्यूज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। अब दूसरा स्पर्म ना है, इसके लिए क्या होता है, तीसरा स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन, हमने बताया था। तीसरा इसमें जो होता है सेकेंडरी oocyte में कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आकर फ्यूज हो जाएंगे, अपना सिक्रीशन निकालेंगे, सेकेंडरी oocyte और जोना पेलिसुडा के बीच में अपना कुछ सिक्रीशन डाल देंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाएगी, दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो गई, मतलब पॉलीस्पर्मी कंडीशन नहीं आ सकती। यहाँ एक स्पर्म एक ओवम से क्या करेगा, फ्यूज करेगा। उसके बाद अभी स्पर्म सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे था, अभी स्पर्म सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। उसके बाद ये क्या करेगा, जो अपना कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे ये क्या अपने स्पर्म का हेड एक्रोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इसका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल इसके साथ कहां चले आएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte में चले आएंगे। और लास्ट स्टेप है कैरियोगैमी, दोनों न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, फीमेल जो होती है XX होती है और मेल क्या होता है XY होता है। फीमेल जो है दो गैमीट बनाएगी, एक टाइप की गैमीट बनाएगी X, और फीमेल जो है दो टाइप का गैमीट बनाएगा, X बनाएगा Y बनाएगा। फीमेल एक टाइप की, ये दो टाइप का। अगर X इसके X से आके फ्यूज हुआ तो फीमेल बनेगी, अगर इसका Y इसके X से आके फ्यूज हुआ तो XY मतलब मेल बनेगा। अब क्या है, अच्छा सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, लड़का होगा या लड़की, कौन डिटरमाइन कर रहा है, मेल डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ X है और इसके पास X और Y है। अगर इसका Y फ्यूज हुआ तो लड़का बनेगा, अगर इसका X फ्यूज हुआ तो क्या बनेगी, X, इसके साथ तो सिर्फ X ही है ना, तो लड़की बनेगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है ह्यूमन के
किसमें, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पर हम बता सकते हैं कि ये लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज हुआ तो वो क्या होगा, वो होगा लड़की, लेकिन अगर एक्स वाई के साथ फ्यूज हुआ तो क्या होगा, लड़का होगा। उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने देखा फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट में पहला डिवीजन होता है, जाइगोट में पहला डिवीजन होता है, 2 सेल बनते हैं, उसके बाद दूसरा डिवीजन होता है, 4 सेल स्टेज बनते हैं और डिवीजन होता है, तो अगला डिवीजन होता है 8, 16, 32 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। देखना क्लीवेज मतलब होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है किसमें, जाइगोट में, उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। अब 2, 4, 8, 16 सेल बनाएंगे, इन सबको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। अब देखना 8 से 16 सेल्ड वाले स्टेज को, 8 से 16 सेल्ड वाले स्टेज को बोला जाता है मोरूला। मोरूला में डिवीजन होता है, वो बना देता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आकर कहां चिपक जाता है, यूट्रस से चिपक जाता है, उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर पाया जा रहा है, जो सेल पाया जा रहा है, उनपे क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। कुछ सेल जो होता है कुछ ब्लास्टोमियर क्या होता है, आउटर एक कवरिंग बना लेते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और कुछ ब्लास्टोमियर जो होता है इनर सेल मास, इनर बैठ जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, इनर ग्रुप बना लेते हैं, उसे बोलते हैं इनर सेल मास। मतलब ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। इनर सेल मास आगे चल के क्या बना देगा, एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा, और ट्रोफोब्लास्ट जो है अटैच हो जाता है किससे, एंडोमेट्रियम से। जैसे ही ये अटैच ही एंडोमेट्रियम से होता है, तुरंत एंडोमेट्रियम क्या होता है, बहुत तेजी से डिवाइड करके इसको क्या कर लेती है, कवर अप कर लेती है। हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो गया है किसमें, एंडोमेट्रियम में। अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी। आगे चल के ये क्या करा देगा, प्रेगनेंसी करा देगा। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर, अब प्रेगनेंसी पे बात कर लेते हैं आफ्टर अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट के बाद ट्रोफो, देखना इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाता है एक्टोडर्म में, एंडोडर्म बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है, बाहर की साइड एक्टोडर्म बनाएगा, अंदर की साइड एंडोडर्म बनाएगा, और तुरंत उसके बीच में क्या बन जाता है, बीच में बन जाता है मेसोडर्म। क्या बन जाता है, मेसोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये 3 लेयर मिलकर हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को, टिश्यू को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट का क्या होगा आफ्टर अटैचमेंट। ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक अपीयरेंस आ जाता है, फिंगर लाइक अपीयरेंस दिखने लगते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे, जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और कोरियोनिक विलाई जो होता है वो सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू और किससे, ब्लड वेसल से। क्या होता है, ये सराउंडेड होता है। अब ये जो होता है, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भैया खाना कैसे मिलेगा बच्चे को, तो ये प्लेसेंटा द्वारा खाने का आदान प्रदान होता है। प्लेसेंटा कौन कौन मिलकर बनाता है, कोरियोनिक विलाई। देखना कोरियोनिक विलाई प्लस ये जो है यूटेराइन टिश्यू क्या होते हैं, इंटरडिजिटेशन होता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और क्या बना लेते हैं, प्लेसेंटा बना लेते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, फैसिलिटेट करता है O2 और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट को, क्या करता है, एम्ब्रायो को देता है, और उससे क्या लेता है, CO2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद यहाँ जो पाएगा था क्या, प्लेसेंटा जो है मम्मी को, एम्ब्रायो को, मदर बॉडी को एम्ब्रायो से क्या करता है, जोड़ता है। लेकिन अब इस प्लेसेंटा यहाँ पाया जा रहा था, एम्ब्रायो यहाँ पाया जाता, खाना कैसे पहुंचेगा, खाना पहुंचेगा एम्ब्लाइकल कार्ड द्वारा। कैसे पहुंचेगा, एम्ब्लाइकल कार्ड पाया जाता है। यहाँ जो प्लेसेंटा को एम्ब्रायो से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्लाइकल कार्ड बोलते हैं। एम्ब्लाइकल कार्ड खाने को का सब्सटेंस को एम्ब्रायो तक ले जाता है, वहां से निकाल के बाहर भी करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटा जो होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। मतलब कहने का मतलब ये कुछ बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन काम क्या करता है, सिक्रीट करता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सिक्रीट करता है, ये जो होता है HCG और HPL एस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर सकता है। उसके बाद जो है ये प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है। HCG जो होता है वो काम करता है एकदम LH की तरह। LH क्या करता था, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, जिससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता था, तो एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता था, तो प्रेगनेंसी सस्टेन रहता था। वही काम HCG का होता है। HPL का क्या होता है, ये प्रिपेयर करता है मेमरी ग्लैंड को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमने तुम्हें काम बताई दिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा ये जो होता है एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन जो होता है ओवरी सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करता है। रिलैक्सिन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को, डिलीवरी के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिससे बच्चे के एक्सपल्सन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये HPL हो गया, उसके बाद HPL हो गया, HCG हो गया, रिलैक्सिन हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलते हैं। बाकी और सारे हार्मोन जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, उसके बाद प्रोलैक्टिन हो गया, ये मैटरनल ब्लड में कई गुना बढ़ जाता है। ये जरूरी होते हैं फीटल डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद चेंज इन मेटाबॉलिज्म, मदर में जो मेटाबॉलिज्म चेंज होता है उसके लिए क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गन फॉर्म, अब बात करते हैं ये होगी प्लेसेंटा पे बात। अब बात करते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो ऑर्गन फॉर्मेशन जो होता है, देखो पहले महीने में क्या होता है, पहले महीने में जब बच्चा नाइन्थ मंथ क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड मतलब बच्चा कितने समय तक अंदर है यूट्रस में, तो उसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड जो होता है। अब देखना जेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 मंथ का होता है। सबसे पहले उसमें पहले मंथ में क्या होता है, हर्ट बन जाता है। दूसरे मंथ में जो होता है लिम्स और डिजिट डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद जो होता है देखो ह्यूमन
जो है 9 मंथ का इसका जेस्टेशन पीरियड होता है उसे 3 भागों में बांटेंगे, ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है या 12 वीक का होता है कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ अब जो होता है एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, हाँ सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक के एंड में जो होता है मोस्ट ऑफ द मेजर जो होता है ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हो गया, लिम्स हो गया, बेल डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बेल डेवलप हो जाता है। उसके बाद 5वें महीने में सबसे पहले फीटस का मूवमेंट 5वें महीने में देखा जाता है और उसके सर पे क्या हो जाते हैं, बाल आने लगते हैं। उसके बाद जो होता है एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक्स जब एंड हो रहा होता है तो क्या होता है, उसके बॉडी पे क्या होता है, फाइन हेयर आ जाते हैं, आईलिड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, आईलेसेस क्या होते हैं, फॉर्म्ड हो जाता है, आईलेसेस क्या होते हैं, बन जाता है। उसके अब क्या होता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ के एंड में क्या होता है, बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है एक्सपल्सन के लिए। अब देखना इस अब बच्चे को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बच्चे के निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है डिलीवरी को बोला जाता है पार्चुरेशन। क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन बोला जाता है। पार्चुरेशन जो होता है, अब देखना ये पार्चुरेशन जो होता है ये कंट्रोल कौन करता है, न्यूरो मतलब न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल, दोनों मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होता है ये क्या करता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, पार्चुरेशन को कंट्रोल करता है। पार्चुरेशन के लिए देखना, पार्चुरेशन के लिए होता क्या है, जब बेबी अब यहाँ क्या होता है, हाइपोथैलेमस देखना, पार्चुरेशन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या निकालने के लिए, ऑक्सीटोसिन निकालने के लिए। ऑक्सीटोसिन काम देखना, ऑक्सीटोसिन काम करेगा मायोमाइट्रियम पे बहुत भयानक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर स्टिमुलेशन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर ये सीक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन। क्या सीक्रेशन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन में मायोमेट्रियम, फिर ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होगा, फिर मायोमेट्रियम। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन निकलता जाएगा वैसे वैसे फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि और ऑक्सीटोसिन निकालो। तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहेगा जब तक बेबी क्या ना हो जाए, बाहर ना हो जाए। बेबी बाहर हो जाएगा उसके बाद इस प्रोसेस को बोला जाता है जब माइल्ड यूट्राइन, माइल्ड मतलब भयानक, यूट्राइन मतलब मायोमेट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसे बोलते हैं फीटल एजेक्ट रिफ्लेक्शन। फीटल एजेक्ट रिफ्लेक्शन मतलब बाहर आ रहा है बच्चा क्या हो रहा है, एजेक्ट मतलब क्या होता है, बाहर आना, फीटस मतलब फीटस कहाँ, एक रिफ्लेक्स के साथ। अब उसके बाद बात करते हैं, ये बात हो गया था पार्चुरेशन पे, किस पे बात हो गया था, पार्चुरेशन पे बात हो गया था। उसके बाद बात करते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है एट द प्रेगनेंसी के दौरान, क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है और स्टार्ट करने लगता है। स्टार्ट मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो जाता है किसका, मिल्क का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो होता है लैक्टेशन जो होता है जब बच्चा क्राई करता है या बच्चा सक करता है, मिल्क निप्पल से सक करने की कोशिश करता है तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है, कहता है भैया तुम क्या निकालो, ऑक्सीटोसिन निकालो। ऑक्सीटोसिन एजेक्शन ऑफ मिल्क में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद इनिशियल फ्यू डेज के मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसमें जो होता है 2 से 3 दिन के मिल्क को शुरुआती ये येलोइश कलर का होता है। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जैसे IgA हो गया। ये जो होता है बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, जरूरी है।